Welcome to Adhira Chemistry classes. आपका फिर स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। केमिकल काइनेटिक्स का आज जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम होगा सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। आज हम सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले जीरो ऑर्डर हो चुका है और फर्स्ट ऑर्डर भी हो चुका है। तो सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को जानने के लिए जानना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो आप जानते हैं जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं रैंडम मोशन होते होते एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। उस टकराहट के बाद वे अपने बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो होता क्या है, अगर रिएक्शन में एक स्टेप होता है तो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के वे मॉलिक्यूल जो टकराहट में इन्वॉल्व होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, उनका जो नंबर कहलाता है उसका नाम होता है रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन किसी भी रिएक्शन में वे मॉलिक्यूल जिनका कंसंट्रेशन टर्म रिएक्शन के ड्यूरिंग बदलता रहता है या वे रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्शन के रेट पे असर डालते हैं उसको अल्टर करते हैं, उसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट पे असर नहीं डालता है तो उसका नाम होगा जीरो ऑर्डर। अगर किसी रिएक्शन में एक रिएक्टिंग स्पीसीज का एक कंसंट्रेशन टर्म रिएक्शन के रेट पे असर डालेगा उसका नाम होगा फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल का दो कंसंट्रेशन टर्म रिएक्शन के रेट पे असर डालेगा उसका नाम होगा सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। मतलब जो सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होती है उसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट ला आता है उसमें कंसंट्रेशन की पावर 2 होगा, चाहे सिंगल मॉलिक्यूल होगा चाहे अलग अलग मॉलिक्यूल होगा। तो सेकेंड ऑर्डर जो केमिकल काइनेटिक्स होती है मॉलिक्यूल के नेचर के आधार पर फिर से दो टाइप की होती है। एक ऐसी सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होती है जिसमें दोनों सेम मॉलिक्यूल होते हैं। उसका एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास A प्लस A से रिएक्शन हो रही है, B बन रहा है। अगर ये सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें दोनों रिएक्टेंट सेम है तो इसका जो रेट लाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K एक्टिव मास के पावर 2। यह हो गया ऐसी सेकेंड ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स है जिसमें सिमिलर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। मान लिया एक और रिएक्शन आपके पास है, A प्लस B से C बन रहा है। इसमें A भी रिएक्टेंट है, B भी रिएक्टेंट है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट लाएगा वह आएगा R इक्वल टू K एक्टिव मास A एक्टिव मास B। तो इस आधार पे रिएक्शन जो होती है सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की वह दो टाइप की होती है। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट के दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट के दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन जो आम प्रैक्टिस में जो रिएक्शन को यूज करते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए वह होता है सिमिलर रिएक्टेंट वाले पर। तो आज हम जो है सिमिलर रिएक्टेंट वाले मॉलिक्यूल को लेकर के सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का अलजेब्रा निकालेंगे और उसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसके ऊपर अप्लाई करेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट और हाफ लाइफ पीरियड। तो हमारा फोकस होगा A प्लस A पर। तो A प्लस A वाली जो रिएक्शन है उसके ऊपर हम सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का अलजेब्रा और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो इसका अलजेब्रा होगा तो लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अलजेब्रा। ठीक, तो अलजेब्रा ऐसे निकलेगा जैसे मैंने निकाला था जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए। तो हम रिएक्शन फिर लेते हैं। A प्लस A से रिएक्शन हो रही है, B बन रहा है। A और A जो है वह रिएक्टिंग स्पीसीज है। ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है और कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। मान लिया जाए कि T की वैल्यू 0 है। जब T की वैल्यू 0 होती है इसका मतलब यह होता है कि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, अभी टाइम इंटरवल नहीं बीता, समय नहीं बीता है। तो उस वक्त इसका कैपिटल A का जो कंसंट्रेशन होगा उसे हम इनिशियल कंसंट्रेशन कहते हैं। मान लेते हैं टाइम t0 पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि रिएक्शन अभी शुरुआत नहीं हुई है।
क्योंकि अभी टाइम इंटरवल नहीं हुआ है। और अगर t है मतलब कुछ समय बदला है, तो अगर t टाइम पर इसमें से x मोल पर लीटर रिएक्ट कर गया, तो इसमें से भी x मोल पर लीटर रिएक्ट कर गया, यह हो गया 2x। तो जब टाइम t 0 था तो रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन था स्मॉल a, जब टाइम t था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था A माइनस x। आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है, डिपेंड करती है किसी पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पर कि वह रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना वेरी हुआ है। तो आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन होगी dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस x का होल स्क्वायर। k में रेट कांस्टेंट है, या इसको लिख सकते हैं dx अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू k dt। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इस इक्वेशन का करेंगे इंटीग्रेशन। जब पहले इक्वेशन का इंटीग्रेशन होगा तो आएगा इंटीग्रेशन करने पर 1 अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस i। यह आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन पहले का जब मैंने इंटीग्रेशन किया, समाकलन किया, तो यह आया है। इसमें i जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आप जानते हैं कि अगर t की वैल्यू 0 हो, मतलब इनिशियल टाइम इंटरवल जो है अभी नहीं है, तो a माइनस x की वैल्यू हो जाएगी a। जब टाइम नहीं है तो यह जो रिएक्टेंट होगा वो हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन आपका आ गया थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन की पूरी वैल्यू आप रखेंगे सेकेंड में। सेकेंड में आप रखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू t की वैल्यू रखेंगे 0, तो यह हो जाएगा पूरा 0, आ जाएगा i। यह इक्वेशन हो गया आपका फोर्थ। इक्वेशन 4 से i की वैल्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आप रखेंगे सेकेंड में। अब जैसे रखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस 1 अपॉन a। या लिख सकते हैं kt को आप इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, माइनस आएगा फिर इधर ले जाएंगे हो जाएगा प्लस। उसको ठीक करेंगे तो आएगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a माइनस x, और यह हो जाएगा माइनस। जब kt इधर जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस, यह इधर जाएगा हो जाएगा माइनस, और यह प्लस है। ये अब पूरे में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा kt इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस x माइनस 1 अपॉन a। इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा kt इज इक्वल टू 1 अपॉन kt इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस x a माइनस a प्लस x। यह a माइनस है और यह प्लस है, कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या बचेगा, हम इसको ऊपर लिख रहे हैं तो आएगा kt इज इक्वल टू x अपॉन a माइनस x, या लिख सकते हैं k इक्वल टू x अपॉन x t a माइनस x। यह फार्मूला आया है, यह इक्वेशन आया है पांचवा, फिफ्थ इक्वेशन है।
यह फिफ्थ इक्वेशन जो है यह सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। इसमें यक्स जो है वह है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टी इज द टाइम इंटरवल, ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जो फिफ्थ इक्वेशन आया है, फिफ्थ इक्वेशन के आधार पे हम निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड। तो इस इक्वेशन को याद किया जाए। अब कोई सवाल पूछेगा कि सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स क्या होगी, तो आप कहेंगे सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स वह रिएक्शन होगी, वह सभी रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की होती है जो इस अलजेब्रा को फॉलो करती है। अब आते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए हम सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का जो अलजेब्रा है, जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, उससे निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड आप जानते हैं पहले से कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ पीरियड वह टाइम होता है जितने टाइम में कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रिएक्ट कर जाता है। तो हम बताया थे, मान लिया कि आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 मॉलिक्यूल आधे घंटे में 50 हो जाते हैं। तो आधा घंटा जो होगा, जो हाफ आवर होता है, वह होगा उस रिएक्टेंट या उस रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड। अब हम सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला निकालेंगे। तो उसके लिए एक रिएक्शन लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास एक रिएक्शन है, A प्लस A से B बन रहा है। A और A रिएक्टेंट है, B आपका प्रोडक्ट है। जब T की वैल्यू 0 है तो A की वैल्यू स्मॉल a, इसकी वैल्यू स्मॉल a, इसकी वैल्यू 0। T की वैल्यू जब T होगी तो इसकी वैल्यू a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 2x। और अगर टाइम को हाफ लाइफ रखा जाए, हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड को t इक्वल टू टी हाफ कहते हैं। तब x की वैल्यू हो जाएगी a/2। x इज द अमाउंट, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड पर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगा। तो यह आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। आप जानते हैं पहले से ही कि सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का जो इंटीग्रेटेड रेट का फार्मूला होता है वह होता है x/T a माइनस एक्स। अभी हम निकलवाए थे। ये इक्वेशन हो गया आपका दूसरा। दूसरे इक्वेशन में पहले की वैल्यू आप रखेंगे तो आएगा k इज इक्वल टू x a/2 है ही है, a भी है, लिख सकते हैं a/2। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने a/2 लिख दिया, जहाँ t था वहाँ हमने रख दिया t हाफ। हम t को हाफ लाइफ पीरियड मानते हैं और x को इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा मानते हैं। तो अब इसको हल करेंगे तो आएगा k इज इक्वल टू a/2 t हाफ है ही है, a है ही है। a में से a/2 जाएगा, बचेगा a/2। अब यह a/2 इस a/2 को काट देगा तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/t हाफ इंटू a, या लिख सकते हैं t हाफ इज इक्वल टू 1/ka। दिस इज द फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस फार्मूले को, इक्वेशन को देखिए ध्यान से। टी हाफ जो लिखा है यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है। के जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और ए जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है। इस फार्मूले को देख के पता चल रहा है कि जो सेकेंड ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड होती है वह रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यह बड़ी खास बात है। यह सेकेंड ऑर्डर की खुद की अपनी एक फीचर है, एक नेचर है। तो मैंने समझाया था फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ पीरियड होती थी वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती थी। जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ पीरियड होती थी वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली डिपेंड करती थी। और
इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं करती थी, सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली है, थर्ड ऑर्डर में इनवर्सली जो होगा लेकिन वह इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर की होगा। तो इस आधार पे हाफ लाइफ पीरियड का एक सीक्वेंस मिल रहा है। इस सीक्वेंस के आधार पे हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला थर्ड आया है यह सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का हाफ लाइफ पीरियड फार्मूला है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसी फार्मूले के आधार पे हम सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट का यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं? यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे? तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/T½ इंटू ए, 1/T½ इंटू ए। तो 1T½ मतलब होता है आपका टाइम, तो इसका आप लिखेंगे टाइम। और ए मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट होती मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर। तो इसकी जो यूनिट हो गई वह यूनिट आएगी लीटर पर टाइम पर मोल। क्या आएगा? लीटर पर टाइम पर मोल। अब ये लीटर जाएगा ऊपर तो इसकी यूनिट होगी लीटर पर टाइम पर मोल। यह हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को अगर बताना होगा तो आपको 3-4 बातों को फिर से फोकस करना पड़ेगा। हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स वह रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर की वह रिएक्शन होती है जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के 2 टर्म पर डिपेंड करती है। सेकेंड ऑर्डर की जो केमिकल काइनेटिक्स होती है वह इस अलजेब्रा को फॉलो करती है। सेकेंड ऑर्डर की जो केमिकल काइनेटिक्स होती है उसके हाफ लाइफ पीरियड का यह फार्मूला होता है। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ पीरियड होती है रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का जो रेट कांस्टेंट होता है वह होता है लीटर पर टाइम पर मोल। तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड में, तो आप कह सकते हैं लीटर पर मोल पर सेकेंड, या लीटर पर मोल पर मिनट, लीटर पर मोल पर आवर। जो सारे नेचर हैं या फीचर हैं सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की। इससे संबंधित जो और हमारे वीडियो हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, रेट कांस्टेंट पर, रेट लॉ पर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पर, ये सारे वीडियो जो हैं हमारे इसके प्लेलिस्ट में हैं। और इसके आप देखिए अधीरा केमिस्ट्री क्लासिक और सारे वीडियो में हैं। और अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे कैसे ऑर्डर निकाले जाते हैं, हम ऑर्डर निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड बताएंगे। उसमें आएगा एक बांट-हाफ फैक्टर के रूप में और एक आएगा फ्रैक्शनल चेंज मेथड के रूप में। 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर निकालने के लिए। तो अगला वीडियो में आएगा कि हम ऑर्डर कैसे लैब में निकालेंगे। धन्यवाद।